हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आप सबको पता है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके लिए यूट्यूब पे फ्री में एक मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सिखा रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो पेपर फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, उसमें उत्तराखंड की जो उत्तराखंड का सिलेबस दिया हुआ है, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का राजनीति और सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है उसे हम बाद में करेंगे। उसमें जो है उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अभी हम पेपर फर्स्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज पहली क्लास है। उत्तराखंड में आपको डेली 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक आपको 25 शब्दों वाला क्वेश्चन जो दो ढाई अंकों का होता है, और दूसरा 10 अंकों वो क्वेश्चन जिसमें जो 10 अंकों का होता है उसमें हम 100 शब्दों में आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उनको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी कालीन मंदिरों में पैगोडा मंदिर किसे कहते थे। पैगोडा मंदिर किसे कहते थे कत्यूरी कालीन मंदिरों में। तो ये जो है इस पर आपने टिप्पणी करनी है 25 शब्दों में, और ये 2.5 अंक का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आओ देखते हैं। तो इसका उत्तर स्टार्ट करेंगे हम। कत्यूरी कालीन मंदिर प्रमुखतः 2 प्रकार के होते थे, नंबर 1 छत्रयुक्त और नंबर 2 शिखरयुक्त। तो जो छत्रयुक्त मंदिर होते थे, इनमें से छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा मंदिर भी कहा जाता था। इन मंदिरों के प्रमुख उदाहरण बालेश्वर मंदिर और केदारनाथ मंदिर, लाखा मंडल आदि हैं। तो 25 शब्दों में आपको 2 या 3 लाइनों में ही आंसर लिखना है। ज़्यादा लंबा आप लिखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, और 3 से 4 लाइनों में आपको 25 शब्दों में आंसर खत्म कर देना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। तो आज का 10 अंकों वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी शब्द सीमा जो होती है हमारी पूरी की पूरी कितनी होती है, 100 शब्दों में लिखना होता है। तो 100 शब्दों का जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपको पूरा निष्कर्ष लिखना होता है, क्वेश्चन की जो प्रॉपर बॉडी लिखनी होती है, और क्वेश्चन में एक अच्छे से निष्कर्ष भी लिखना होता है। तो आओ देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के इतिहास को जानने वाले ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिचय स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में पाषाण काल से ही सभ्यताओं का विकास आरंभ हो चुका था। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हो गया परिचय हो गया। अब इसकी बॉडी पे बात करेंगे हम कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हमारे पास। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो ग्रंथ वगैरह हैं, इसमें जैसे हमारा रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, इनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें जैसे आपका हो गया कालसी अभिलेख हो गया, वामन गुफा हो गया। तो जो ये हमारे ये पुरातात्विक स्रोत हैं। तो अब इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में पहला था साहित्यिक स्रोत, तो इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। रामायण और महाभारत से प्राप्त स्रोत हैं। रामायण और महाभारत से प्राप्त साहित्यिक स्रोत जिसे कहते हैं हम, जैसे महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंगतुंग केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। रामायण और महाभारत में जो है हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। तो ये हमारा जो है साहित्यिक स्रोत का पहला हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण में केदार खंड का वर्णन है। केदार खंड यानी गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन मिलता है हमें इन पुराणों में। ठीक है। तो अभी हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा इसका निकल के आएगा, जातकों में गंगा के तट का वर्णन है। जो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथों में जो होता हमारा यहाँ पे गंगा के तट का वर्णन किया गया। ठीक है। उसके बाद कल्हण की राज तरंगिणी में ललितादित्य द्वारा गढ़वाल क्षेत्र पर विजय का वर्णन मिला हुआ है हमें। तो ये भी हमारा साहित्यिक स्रोत है। राज तरंगिणी से हमें पता चलता है कि ललितादित्य ने क्या करा था, गढ़वाल पे आक्रमण करा था। ठीक है। साथ में हमारा राजुला मालुसाई हो गया, ये भी हमारा क्या है, कथाएं हैं या ये लोक गाथाएँ हैं। राजुला मालुसाई, रमोला गाथा, जागर, पवाड़े तथा लोक कथाओं में भी इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, और इन ग्रंथों से हमें क्या मिलता है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो उसने हमें वही पूछा था कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया, साहित्यिक जो स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में सुयाल नदी से प्राप्त शैलाश्रय। तो सुयाल नदी के किनारे हमें लाखू गुफा और पेटसाल आदि शैलाश्रय मिले हैं, जिसमें हमें उत्तराखंड की संस्कृति और प्राचीनता के बारे में यहाँ के क्या क्या पता चलता है। ठीक है। यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं हमें। दूसरा है चमोली के किमानी गांव से प्राप्त श्वेत जो शैलाश्रय हैं, यहाँ पे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है कि क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि इस टाइम पे यहाँ पे जो होता प्रचलन था। ठीक है।
तीसरा पॉइंट निकलेगा हमारा वामन गुफा जो देवप्रयाग में है, कल्पनाथ गुफा चमोली और बड़वाला जो देहरादून में है, यहाँ से अश्वमेघ यज्ञों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्या है, स्रोत है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट निकल के आएगा गोपेश्वर अभिलेख हो गया, बागेश्वर अभिलेख हो गया, वह अशोक का कालसी शिलालेख जो है, इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत क्या थे, ठीक है। तो आपको जो है उत्तराखंड के ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हमने लिख दिए हैं। आपको बहुत लंबा आंसर नहीं करना है कि जो शब्द सीमा होती है 100 शब्द सीमा में आपको ये नहीं कि आप 2 पेज लिख दें, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और नंबर आप कितना भी लिख दें, 10 नंबर में से मैक्सिमम आपको 7 साढ़े 7 नंबर ही मिलते हैं, कम इससे ऊपर नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना प्रीवियस ईयर मेंस के आंसर कॉपी देख लो, किसी की भी कुछ भी देख लो। तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष कैसे देंगे, अतः उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को जानने के अनेक साक्ष्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है, जिसमें यहाँ की विस्तृत ऐतिहासिक विविधता एवं संस्कृति की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो है ये उत्तराखंड के इतिहास के मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब हम जो है उत्तराखंड की राजनीति वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जिन भाइयों और बहनों को जो है आंसर राइटिंग का बिल्कुल नहीं पता कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो वो लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दें। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मैं क्या कर रहा हूँ, अपर पीसीएस हो गया, उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ पटवारी के लिए जो है फ्री में क्विज़ जो है करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं वहाँ पे क्विज़ कराता हूँ, हिंदी की, उत्तराखंड की, जीएस की। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अब करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर बात। तो उत्तराखंड की राजनीति के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से, कि आपको क्या कर देगा कि 4 लोगों के नाम दे देगा, बोलेगा चारों पे जो है 25 शब्दों में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पे आपने क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, केवल 25 शब्दों में करनी है, 2.5 अंक का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते, बताता हूँ आपको कैसे आपको स्टार्ट करनी है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1987 को अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में हुआ था। 1903 में इन्होंने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। उसके बाद क्या करा था इन्होंने, 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा 1946 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, 1955 से 1961 तक ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे थे और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको उत्तराखंड से 1957 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, केवल पॉइंट टू पॉइंट 4-5 पॉइंट आपने लिखने हैं इसमें से भी। और आप अगर इनके एजुकेशन के बारे में लिखना चाहते हैं तो इन्होंने जो है वकालत की पढ़ाई करी थी, इलाहाबाद से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करी थी, ठीक है। ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ढाई अंक का क्वेश्चन होता है जिसमें 25 शब्दों में लिखना होता है, ये आपको तीन लाइनों में आप ख़त्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, ऐसे ही आपने बद्रीदत्त पांडे के जीवन पे और जो है नारायण दत्त तिवारी जो हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जो है विकास पुरुष भी कहा जाता है, इन्होंने अपना एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्य पूरा किया अभी तक, और शायद पुष्कर सिंह धामी, हमारे धाकड़ धामी जी भी अपने 5 साल पूरे कर देंगे सफलतापूर्वक। तो आपको इन लोगों पर जो है होमवर्क के लिए आपके लिए टिप्पणी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से। तो इसी प्रकार उत्तराखंड की राजनीति का आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा की संरचना को समझते हुए इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसकी शब्द सीमा कितनी है, 100 है, और कितने अंक का होता है, 10 अंक का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस जो 10 अंक का क्वेश्चन है इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखना है। इसमें आपको परिचय से स्टार्ट करना है, मेन बॉडी लिखनी है क्वेश्चन की जिसके बारे में पूछा हुआ है, और उसका निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। उत्तराखंड विधानसभा राज्य का एक विधायी निकाय है जो राज्य के कानून निर्माण और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों के लिए विधानसभा का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा परिचय हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उत्तराखंड की विधानसभा की संरचना को समझाइए, ठीक है। तो विधानसभा की संरचना हम हेडिंग डालेंगे, ऐसे डब्बे में बॉक्स कर देना, आपको डब्बे में इसे लिख देना है। तो इसकी संरचना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो होते हैं 70 सदस्य होते हैं, विधायक जो होते हैं ना, विधायकों की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा में 70 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब जनता इनको वोट देती है तभी ये बनते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें जनता डायरेक्टली वोट देती है, ठीक है। तो इसमें 70 सदस्य होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। 15 जो है इसमें आरक्षित सीटें हैं, 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। अब आपको मुझे बताना है उत्तराखंड विधानसभा में जो SC की दो आरक्षित सीटें हैं ये कौन कौन सी है, कमेंट करके आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बता दिए ST के लिए 2 आरक्षित सीटें कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, माने इसकी अवधि क्या होती है विधानसभा की, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है, और विधानसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है वो विधानसभा की कार्यवाहियों का क्या करेगा, संचालन करेगा। दूसरा इसने हमें क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, दूसरा इसने पूछा हुआ था कि इसकी संरचना को समझाइए और इसका कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो विधानसभा के कार्य, अब आपको हेडिंग डालनी है विधानसभा के कार्य, और इसको भी आपको डब्बे में बॉक्स कर देना है। तो विधानसभा के कार्य समझते हैं। तो विधायी कार्य क्या क्या है इसके, सबसे पहले विधायी कार्य आएंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून निर्माण करना, ये इसका विधायी कार्य है। विधायी कार्य क्या होते हैं, जितने भी हमारे लॉ कानून वगैरह होते हैं ये विधायी कार्यों में आते हैं, ठीक है। कार्यकारी कार्य क्या है इसके, सरकार के कार्यों की निगरानी करना, जैसे प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होते हैं कि जैसे विधानसभा में सदस्य हैं तो कुछ विपक्ष के होंगे और कुछ जो अभी सत्ता में जो लोग हैं उनके सदस्य होंगे, ठीक है। तो प्रश्नकाल में जो होता है एक दूसरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चनों पे विचार विमर्श होता है जो है विधानसभा में, ठीक है। तो ये प्रश्नकाल होता है। और जो शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल विधानसभा का शून्यकाल जो होता है ये प्रश्नकाल के बाद स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी सदस्य को किसी विषय पर कोई बात उठानी है या अपनी कोई चिंताएं व्यक्त करनी है तो वो शून्यकाल में आता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। दूसरा जो कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत हमारा जो है कार्यपालिका जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके विधायी कार्यों में क्या आएगा, विधायी कार्य मतलब जो भी हमारे जितने भी बजट वगैरह हैं, विधायी कार्यों में राज्य के बजट, कराधान व अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित बिल जो होती है पारित करती है विधानसभा। और इसमें लोक लेखा समिति के माध्यम से जो होता है, जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है CAG, इसकी रिपोर्ट जो है इसकी रिपोर्ट जांच करते हैं ये वित्तीय कार्यों में, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन में क्या कार्य होता है विधानसभा का, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है कौन, विधानसभा। साथ में इसका अन्य कार्य में जो जब संविधान में कोई संशोधन होता है तो वहाँ पे भी विधानसभा क्या करती है, भाग लेती है, ठीक है। तो इतने हमारे इसके कार्य हो गए यहाँ तक पूरे। अब इसमें निष्कर्ष भी आपको लिखना है क्योंकि 10 अंक का क्वेश्चन है तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं आप, जो विधानसभा होती है जनता की आकांक्षाओं और कानून और नीतियों के माध्यम से उनको साकार करती है। मतलब जनता की जो भी डिमांड होगी, जो भी मांग होगी, उनको क्या करेगी विधानसभा, कानून बनाएगी, उसके लिए नई नीतियों का निर्माण करेगी और उनको क्या करेगी, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको साकार करने की कोशिश करेगी। साथ में जो ये विधानसभा होता है ये राज्य में लोकतंत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो 10 अंकों का क्वेश्चन को आप ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपने पहले आंसर राइटिंग नहीं करी हुई है, लोअर PCS के मेंस या अपर PCS के लिए भी, अपर PCS में भी 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अपर PCS में जो है 2 अंक के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें शब्द सीमा 20 शब्दों में होती है, तो उसके लिए भी आपकी ये वीडियो काम आने वाली है। मेंस की आंसर राइटिंग आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगी, जो भी लोग करवा रहे हैं पेड कोर्स करवा रहे हैं। तो अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो आप मेरे चैनल से करते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स अब कल वीडियो नहीं आएगी, कल जो है आपको ये क्वेश्चन पहले अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद परसों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो अब मिलते हैं परसों नई वीडियो के लिए, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।